नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं नोएडा से, जहां नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। बता दें, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के निर्देश पर आज अलग अलग इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की टीम ने नोएडा के 3 अलग अलग क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। सबसे पहले गांव सोरखा के डूब क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जहां करीब 600 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वहीं सेक्टर 143 के गांव सुथियाना के डूब क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 75,000 वर्ग मीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। इसके अलावा वर्ग सर्किल 8 की टीम ने गांव भंगेल बेगमपुर में खसरा नंबर 58 पर बनी अवैध कब्जेदारी हटाई, जहां करीब 2000 वर्ग मीटर जमीन को खाली करवाया गया। इतना ही नहीं, गांव सोरखा जाहिदाबाद के डूब क्षेत्र में भी नोएडा प्राधिकरण की अर्जित और कब्जा की गई जमीन से अतिक्रमण हटाया गया, जिसका कुल क्षेत्रफल करीब 6000 वर्ग मीटर बताया जा रहा। नोएडा प्राधिकरण का साफ कहना है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय सनसनी फैल गई जब योग साधना केंद्र बगरा के संस्थापक स्वामी यशवीर महाराज की एक सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो गई। बता दें, पोस्ट में तितावी थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी दुधाधारी में कथित तौर पर बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के अवैध रूप से रहने का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि यहां करीब 50 से 60 परिवार सरकारी जमीन पर कब्जा कर पहचान छुपाकर रह रहे हैं। वहीं पोस्ट वायरल होते ही पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ गया। प्रशासनिक टीम और पुलिस ने तुरंत गाँव पहुंचकर जाँच शुरू की और साथ ही मीडिया भी मौके पर पहुंची। लेकिन जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्होंने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। बता दें, गांव के पूर्व प्रधान और बीएलओ के मुताबिक जिन परिवारों को रोहिंग्या बताया जा रहा है, वे दरअसल प्रजापति समाज के हिंदू परिवार हैं। ये लोग करीब 10 से 12 साल पहले शामली से काम की तलाश में आए थे और कोल्हू व ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि इन परिवारों की झोपड़ियों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और धार्मिक चित्र मौजूद हैं। बीएलओ के अनुसार सभी परिवारों के पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, 2003 की वोटर लिस्ट में नाम और एसआईआर से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद है। वहीं पूर्व प्रधान पुत्र ने आरोप लगाया है कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाकर वोट कटवाने की कोशिश की जा रही। फिलहाल पुलिस और जिला प्रशासन पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पूरा मामला यह है जी, इसमें ये जो हमारे गांव में बसे हुए हैं पिछले ये सन 10 के बाद आए हुए हैं यहाँ। ये कुल्लू में आए थे, एक जीवर के यहाँ कुल्लू कर रखा था, उसने ये झोंकने के नाम के लाया था, पता नहीं कहाँ से लाया था इन्हें। और ये आके यहाँ झोपड़ी घेर कर रहने लगे थे और 1-2 परिवार और बढ़ा, वे भी झोपड़ी घेर के रहा करे थे। फिर इन्होंने 15 के बाद एक का आधा पक्का कोठा बनाना शुरू करा और हम तो ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या लगा। क्यों लगता है आपको बांग्लादेशी? ये वहाँ के ही है, यहाँ का क्या प्रूफ है इनको? जो 2003 की उसमें ये कहीं 2-4 प्रूफ ला के इन्होंने अपनी वोट वाट बनवाई। 2003 से पहले भी आ सकते हैं बांग्लादेशी, भारत में क्यों नहीं आ सकते? 2003 के बाद थोड़ा है, पहले भी तो आ सको। और नहीं, ये तो तय प्रशासन करेगा ना कि बांग्लादेश, आप कैसे तय कर दोगे? हम तो लग रहे हैं, जांच करके बताओ। इनकी जांच करो, इनकी जो प्रशासन जो है 2003 की, तो इन पे 2-4 पे हैं प्रूफ जहाँ कहीं ये रहे होंगे आगे। उससे पहले की जांच करो ना, 2003 से पहले इनके वंशज कहाँ थे, उससे पता लगेगा। हमारी जांच करो, हमारा पता लगेगा हम कितने साल से भारत में हो। हमारा 2003 से पहले भी रिकॉर्ड 5 में। तो यहीं पे नहीं जी, नहीं, झूठ बोल रहे। 10 के बाद आए। सावेंद्र कुमार मैडम है बीएलओ मेरी, उनका ड्यूटी है। अच्छा, कौन से गांव के निवासी हैं? खेड़ी दुधाधारी। अच्छा, तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि गांव में कुछ परिवार जो है वो रोहिंग्या मुस्लिम है, बांग्लादेशी। हाँ जी, क्या पूरा मामला है? वो पूरा मामला कोई मीटर तो हमारे पास है नहीं जी। 15 साल 20 साल हो गए ना यहाँ रहते हुए। सारे इनके कागजात हैं, एसआईआर करा हमने इनका, 2003 तक का डाटा है इनका। और
हजार। जमीन भी इन्होंने यहाँ खरीद के उसमें रह रहे, सब इन्हें सरकारी योजनाएं मिली हुई 10-15 साल से। कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, टंकी का फिटिंग है, कनेक्शन है। कौन लोग हैं, कितने परिवार होंगे इनके कितने होंगे? 6 परिवार है, 6 परिवार। 6-7 परिवार हैं, तो 100-125 लोग होंगे। किस समाज से वो रखते हैं ताल्लुक? कश्यप समाज की जाति है। कश्यप समाज बताया इन्होंने नहीं, कुछ? जाति प्रमाण पत्र है, हमारे पास जाति प्रमाण पत्र है। वहीं बता दें, नोएडा में कार में पैसों से भरा बैग चोरी करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी के कब्जे से 4,60,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के बैंक खाते में जमा 2 लाख रुपए भी फ्रीज करा दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 4 दिन पहले पीड़ित की गाड़ी से रुपयों से भरा बैग चोरी किया था। वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी ने फॉरेक्स कॉइन ट्रेडिंग के नाम पर फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाए और फोन पर बातों में उलझाकर कार से बैग उठाकर फरार हो गया। इस पूरे मामले में सेक्टर 20 थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई बड़ा गिरोह तो सक्रिय नहीं है। थाना सेक्टर 20 गौतम बुद्ध नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पीड़ित को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम पर कैश लाने के लिए कहा गया था। जब वो कैश लेकर आया तो उसको एक फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाया गया कि उसके खाते में क्रिप्टो करेंसी भेज दी गई है और मुख्य आरोपी उस कैश को लेकर भाग गया। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उससे नगद बरामद की गई है और उसके बैंक खाते को फ्रीज कराया गया है। अन्य आरोपियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। थाना सेक्टर 20 गौतम बुद्ध नगर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पीड़ित। अगली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के साकेत कोर्ट से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। बता दें, अदालत परिसर में एक कोर्ट कर्मचारी ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सनसनी फैल गई। डीसीपी साउथ अंकित चौहान के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक का नाम हरीश सिंह मिहार है और वह कोर्ट में कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थे। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें हरीश सिंह के काम के अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव का जिक्र किया है। सुसाइड नोट में उन्होंने बताया है कि वे 60% विकलांग थे और अहलमंद बनने के बाद से लगातार तनाव और नींद न आने की समस्या से जूझ रहे थे। उन्होंने किसी को भी अपनी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वहीं इस घटना से नाराज साकेत कोर्ट के कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरे घटनाक्रम की गहनता से पड़ताल जारी है। वहीं दिल्ली से इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कई दिनों से बादलों की लुका छिपी के बाद शुक्रवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे ठंड में अचानक इजाफा हो गया। यह इस मौसम की पहली बारिश मानी जा रही है। बारिश के चलते दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 4.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो कि इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 4 और 5 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आज अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। सुबह करीब 6 बजे से ही दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जिससे दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं सुबह के समय वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। सुबह 9 बजे AQI 328 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार और आरके पुरम में यह 392 तक पहुंच गया। हालांकि बारिश के चलते दिन में प्रदूषण स्तर में कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके से अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मोहम्मद इमरान उर्फ राजू के रूप में हुई है, जो चांदनी महल के गंज मीर खान इलाके का रहने वाला है। इस गिरफ्तारी के साथ ही अब तक कुल मिलाकर 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी पथराव और हिंसा में शामिल थे। बीते 2 दिनों से लोकल पुलिस के साथ साथ स्पेशल स्टाफ AATS और अन्य टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने वाले यूट्यूबर अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनके ठिकाने का पता लगाने में जुटी हुई है। हिंसा के बाद आज पहली जुम्मे की नमाज को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किया गया। साथ ही सुरक्षा कारणों से तुर्कमान गेट जाने वाले रास्ते बंद करा दिए गए और अतिक्रमण वाली जगह से मलबा भी हटा दिया गया है।
वहीं दिल्ली की राजनीति में उठा विवाद अब विधानसभा से निकलकर नगर निगम तक पहुंच गया है। गुरु तेग बहादुर जी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शुक्रवार हुआ सियासी बवाल शुक्रवार को दिल्ली निगम सदन में जमकर देखने को मिला। बता दें, एमसीडी हाउस में भाजपा पार्षदों ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर भाजपा पार्षदों ने नारेबाजी की और आरोप लगाया कि आतिशी की टिप्पणी से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। दोनों पक्षों के हंगामे के बीच सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप के चलते महापौर को सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इधर दिल्ली सरकार का कहना है कि विधानसभा में आतिशी द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा असंसदीय और आपत्तिजनक थी। सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आतिशी की सदस्यता रद्द करने, आपराधिक मामला दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, इस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना ने एक बहुत बड़ा पाप किया, गुरुओं का अपमान किया और एक पेशेवर अपराधी की तरह वो अपराध करके फरार हैं, भाग चुकी हैं। सदन के अंदर आने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय ने कई बार उनको बुलाया, उसके बाद भी वो नहीं आई। लेकिन जैसा एक अपराधी और चोर करता है कि पहले अपराध करते हैं और उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जिस प्रकार के बयान उन्होंने सदन के बाहर दिए वो विधानसभा का भी अपमान है, क्योंकि विधानसभा के ऑन रिकॉर्ड वीडियो में है। जो वीडियो अब सबके पास है, मीडिया के पास है, जनता के पास है, सब लोगों के पास है। सिख समाज के अलग अलग प्रतिनिधि मंडल आके मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी से मिल रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा पाप करने के बाद भी जिस प्रकार से वो अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रही है, इसका ये मतलब है कि आतिशी ने ये जानबूझकर किया है। देखिए, पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसको लेके बहुत पीड़ा है। मैं आज आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात को स्पेसिफाई और क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर उनको सम्मान देने के लिए विधानसभा में चर्चा शुरू हुई। उस चर्चा में पहले मैं बोला और अंत में माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बोली। उसके बाद जैसे ही स्पीकर साहब ने कहा अगले मुद्दे पे खड़े होने को हमारे मंत्री जी को, इंदिराज जी को, जैसे इंदिराज जी खड़े होने लगे तो सामने से आतिशी जी ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो फिर जाके अध्यक्ष जी भी बोले और प्रवेश जी ने भी बोलना शुरू किया। आतिशी जी को कहा कि आतिशी जी, हमने तो विधानसभा का सत्र कल बुला ही रहे हैं स्पेशली इसके लिए, हम तो पोजीशन कल रखा ही हुआ इसके ऊपर, लेकिन वो नहीं रुकी। पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी एक फर्जी वीडियो चला करके और खुद ही हाउस को एडजॉर्न कर रही है। कल दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर ने ये कहा कि हम इस वीडियो को फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं 15 दिन के लिए। हमने कल भी मांग की थी और हमने आज भी मांग की। आज हमने ये कहा कि अगर आप इसको फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं तो फिर जो बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के विधायक उस वीडियो को चला रहे हैं उसको रोका जाए। मैंने इतना क्या कहा, हमें हाउस से बाहर निकाल दिया गया। हमारे बाकी साथियों ने भी इस मुद्दे को उठाया और सदन में हमारे बाकी साथियों ने कहा कि हम वॉकआउट कर रहे हैं। वहीं दिल्ली की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए टीएमसी सांसदों को रिहा कर दिया गया। सभी सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से छोड़ा गया। वहीं रिहाई के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि जिस जगह ईडी की कार्रवाई हुई वह टीएमसी की निजी संपत्ति है। महुआ मोइत्रा के मुताबिक आईपैक ऑफिस में पार्टी का पूरा चुनावी डेटा मौजूद है और चुनाव से ठीक पहले वहां पहुंचकर ईडी उस जानकारी से छेड़छाड़ करने आई थी। महुआ मोइत्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई आपके घर में चोरी करने आए तो अपनी संपत्ति की रक्षा करना आपका अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर पार्टी अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं करती तो ईडी वह डेटा उठाकर बीजेपी को सौंप सकती थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई। एक तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया पर हमला बता रही तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों की खिलाफ एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप और तेज हो गए हैं। Actually, what you're talking about is, it is our property. It is our property.
ED has come in to do a robbery into our house. ED is doing political espionage and ED is doing the political loot of our property. IPAC, everybody knows that IPAC is, we have a signed contract with them for our election strategy and our election work. All our election data, our surveys, our candidate lists, everything is in the IPAC offices. Now 1 month before an election, in the middle of the SIR, on some old trumped up 6 or 7 year old coal scams case, suddenly they've woken up and they have come to get all our information. So they have come to tamper with our information and take it and go and give it to the ED. And Mamata Banerjee has gone in. If somebody comes to your house to do a robbery, you are within your rights of self-defense to go and protect your own property. Mamata Banerjee is the leader of our party. That is our party's own confidential private information. We have every right to go in there and try and save it. Otherwise, ED will take everything and give it to the BJP. फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।